वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। अब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो है NPCIL का जो है वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें दोस्तों ये ऑनलाइन जो है डेट फॉर सबमिशन, ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो खुलेगा वो 6 तारीख 12वां महीना 2022 10 बजे से स्टार्ट होगा। और उसकी अंतिम तिथि जो है 5 तारीख पहला यानी कि 5 जनवरी 2023 तक है। इस बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं बता दूं कि इसमें जो है सभी के लिए है, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और केमिकल के लिए, है ना। और ये जो है वैकेंसी आई है। और बेसिकली मैं जो ये पेपर बना रहा हूँ तो सिविल के लिए 2 है, मैकेनिकल 21, इलेक्ट्रिकल 13, इंस्ट्रूमेंटेशन 4 और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 13 और केमिकल की मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा कि इसमें जो है 8 वैकेंसी हैं। तो केमिकल के लिए ये बेसिकली मैं जो है वीडियो भी बना रहा हूँ। बाकी जो है नॉर्मल में तो सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है असिस्टेंट जो है कैटेगरी 1 जो आपकी इंजीनियरिंग के सारे डिप्लोमा वाले हैं, तो उसमें चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे केमिकल इंजीनियर वाला कोई भी हो, तो उसका जो पेपर है, पेपर का पैटर्न है, उसमें जो है 120 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक जो है क्वेश्चनों के जो है 4 ऑप्शन होंगे ABCD। तो उसमें जो कोई एक होगा, अगर आप करेक्ट आंसर कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा का पूरा सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो माइनस मार्किंग इसमें है, उसमें 1 अंक कट जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसमें माइनस मार्किंग भी है। और आने वाला जो है इसमें दिया है सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो सिलेबस में इंग्लिश आ रही है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है और एक तरह से रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि जो है कोर ब्रांच से रिलेटेड। तो अंग्रेजी के क्वेश्चन 20 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 रहेंगे। ये टोटल जो है एक तरह से पार्ट 1 जो है एक तरह से 60 क्वेश्चन, और पार्ट बी यानी कि एक तरह से जो कोर ब्रांच जैसे टेक्निकल क्वेश्चन कहते हैं, तो उससे 60 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए 120। और 120 को करने के लिए बस टाइम जो है मिला है आपको 2 घंटे। इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो ये क्वेश्चन का हाईलाइट है। और बाकी इसको डीपली में देखें, सिलेबस एनालिसिस। तो सिलेबस एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि जैसे इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश में क्या क्या आ सकते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में जो है एक तरह से एंटोनिम आएगा, जो जैसे आपका विलोम शब्द हुआ। उसके बाद करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग जो है, ये जो है रिसेंटली अगर आपने DRDO का दिया है पेपर तो सेम ऐसे ही इसका भी होता है। इसमें भी ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो गया। उसके बाद जो है इसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। उसके बाद जो है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आ सकता है, सिनोनिम आ सकता है। और उसके अलावा जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उसके बाद जो है सूटेबल टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का सूटेबल टाइटल क्या होगा, पैराग्राफ से ये पूछ सकता है, या पैराग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पैराग्राफ को पढ़िए और जो है आंसर दीजिए, है ना। उसके अलावा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, आर्टिकल का यूज पूछ सकता है, AN द जो है टेंसों के जो है सभी जो है टेंस हैं, कौन सा टेंस है, उसके कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो टेंस को भी आपको ध्यान में रखना है। सिंगुलर प्लूरल भी पूछ सकता है। सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कई होते हैं, वो कहाँ पे लगेंगे, तो प्रीपोजिशन भी पूछ सकता है। उसके अलावा जो फिलिंग द ब्लैंक और एडवर्ब सूटेबल, सूटेबल एडवर्ब जैसे पूछ देगा कि इसमें जो है सूटेबल एडवर्ब क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल है कि दिस समर विल, डायरेक्ट उसमें कौन सा एडवर्ब आएगा, होप, मस्ट होप, या होपफुली, या मच होपफुली, यानी कि ये एक तरह से सूटेबल एडवर्ब इसमें आएगा, है ना। उसके बाद जो है इंग्लिश में आपका पैरा जंबल क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि कई से ए जैसे 4 सेंटेंस दे देगा ए, और उसमें जो है ABCD को अरेंज करना रहेगा, BADC ऐसे करके दे देगा, तो उसको अरेंज करना है एज ए ग्रामेटिकली कि कैसे क्या आएगा, है ना। तो पैरा जंबल वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है वोकाबुलरी जो है स्पेलिंग करेक्ट वर्ड, यानी कि जो आपका स्पेलिंग करेक्ट का आएगा कि जैसे कोई भी स्पेलिंग जो है करेक्ट इसमें से कौन सी है,
तो वो आपको लिखना आ सकता है। उसके अलावा जो है क्लोज टेस्ट में भी पूछ सकता है कि जैसे द इवरी जो है स्ट्रगल ऑफ लोडिंग लोडिंग बोर्डिंग या स्टॉपिंग, इसमें से सबसे क्लोज क्या है जो इसमें भरा जाएगा। तो ऐसे ही आपका क्लोजेस्ट टेस्ट हो सकता है। तो ये रही हमारी इंग्लिश की। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में जो हमने बताया वो आने ही आने हैं। उसके अलावा आ जाइए जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ब्रॉड एक तरह से है। जनरल अवेयरनेस में आपका जो है हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में जैसे प्राचीन हिस्ट्री, एसेंट हिस्ट्री जो है 500 से 600 BC पूर्व। उसके बाद जो है मेडिवेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन जो है इतिहास हो गया, मॉडर्न इतिहास हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके हिस्ट्री भी आएगी जनरल अवेयरनेस में। जियोग्राफी भी आएगी। जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी ये भी आ सकती है। उसके अलावा जो है इंडियन पॉलिटी भी जो है जनरल अवेयरनेस का ही एक पार्ट है, जिसमें जो है भारत का संविधान हो गया, पार्लियामेंट वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमी भी आ सकती है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का, RBI कैसे वर्क करता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सब है ना। उसके अलावा जो है बैंकिंग सिस्टम, जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है कैसे काम करते हैं, कौन सा बैंक प्राइवेट है, कौन सा जो है सरकारी है, ऐसे क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह जो भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा जो है फॉरेन ट्रेड जैसे आपका जो है पूछ सकता है कि जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो लोन देता है वो कौन सा बैंक देता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसके अलावा जो है जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस में तीनों साइंस इंक्लूड है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर, बायोलॉजी का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। बाकी जो मिसलिनियस में बहुत सारे जैसे इम्पोर्टेंट डे, जैसे एड्स दिवस कब मनाया जाता है ऐसा, या डेट है ना, इम्पोर्टेंस डे हो गया, डेट हो गई, माउंटेन सबसे बड़ा माउंटेन्स, या ये माउंटेन्स कहाँ स्थित है, रिवर हो गए, रिवर पे क्वेश्चन की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है ना, लेक, डैम, और फुल फॉर्म भी इसमें पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन, प्लेस से संबंधित कि जैसे पूछ देगा कि जो है मदुरई जो है कहाँ पे है, किस जगह पे, जो भी है ना, मदुरई का जो मंदिर वगैरह है ना, मीनाक्षी मंदिर, या मदुरई का प्लेस जो है कहाँ पे है ना। इसके अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद फेस्टिवल, जैसे पूछ दिया कि जैसे आपका बिहू जो है फेस्टिवल कहाँ के लिए है ना। और इसके अलावा जो है आपका फेमस प्लेस इन इंडिया, फेमस पर्सनालिटी यानी कि जो है इंडिया में प्रसिद्ध व्यक्ति जो कौन कौन से हैं। इन्वेंशन से पूछ सकता है। बाउंड्रीज जैसे रेड क्लिफ लाइन कहाँ है, मैकमोहन लाइन कहाँ पे है ना। इसके अलावा जो है कैपिटल की, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, कोई कंट्री दे देगा कि जैसे नेपाल की जो है उसकी कैपिटल क्या है, और करेंसी कि यहाँ की करेंसी क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन ये मिसलिनियस में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स भी इसमें है, जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड है। तो जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो इसमें जो है आपका लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, चाहे वो बैंक में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो, नया अपॉइंटमेंट, या DRDO का नया अपॉइंटमेंट चुना गया हो, या जो है इसरो का हो, तो ऐसे नए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स किसको मिला है, क्या है, नए हुए हैं, वो पूछ सकता है। उसके बाद जो है सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो DRDO का जो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह हुए हैं तो उनसे का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा डिफेंस रिलेटेड सिस्टम, जितने भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद स्पोर्ट टूर्नामेंट एंड विनर, जैसे स्पोर्ट इवेंट अभी जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ, या कोई भी ODI है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद जो है इंडीज़ एंड रैंकिंग, यानी कि कह सकता है कि जो हैप्पीनेस में भारत का कौन सा स्थान है, तो ऐसे रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बजट हो गया, GDP हो गया, टैक्स हो गए, इनसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है जो है स्टेट न्यूज़ हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं इस समय करंट अफेयर्स, तो वो सब आपको जानने रहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस बहुत ब्रॉड है, उसमें हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ने हैं, और मिसलिनियस और करंट अफेयर्स, ये सब इंक्लूड करने हैं। उसके अलावा आ जाइए जनरल साइंस फिजिक्स पे।
तो फिजिक्स में जो चैप्टर है, तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि ये जो है डीआरडीओ जो है, अभी डीआरडीओ का टायर 1 टायर 2 का जो भी कैप्टन 10 का हुआ था, तो उसी से मैंने बेसिकली इंक्लूड किया था कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ये जो है बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन इस समय सभी जगह पे जनरल साइंस में फिजिक्स से उठाए जा रहे हैं। वो कौन कौन सा चैप्टर है? पहला जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जैसे गैस लॉ पूछ सकता है ना, कि जो है बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स का नियम के अकॉर्डिंग क्या है ना। उसके बाद साउंड एंड वेव एंड ऑप्टिक्स, साउंड वेव एंड ऑप्टिक्स, इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से, वर्क एंड एनर्जी और पावर और फोर्स, इनसे पूछ सकता है। जैसे अभी आपका मिरर और लेंस से क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन आई जो है इलेक्ट्रिसिटी से आ सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आ सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, मोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल आप करके जाइए। जो है आपका जो है वी बराबर यू प्लस ए टी, या वी बराबर यह सब इजकल टू जो है हाफ ए टी स्क्वायर, जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के जाना है। हीट है, हीट से पढ़ के जाना है, ऑक्सीलेशन हो गया, लाइट हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सोलर सिस्टम हो गए, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या टेंसर कौन सी है, वो सब पढ़ के जाना है। फिर जो है फिजिक्स लॉ एंड प्रिंसिपल, फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सब पढ़ना है। इन्वेंशन और डिस्कवरी, फिजिक्स से रिलेटेड कौन से इन्वेंशन किसने किया था, वो सब पढ़ने हैं आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से भी एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये तो हमारा नॉर्मली फिजिक्स के चैप्टर हैं जिनको आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। अभी बहुत टाइम है दोस्तों। उसके अलावा जो है केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ना है आपको, रेडियो एक्टिविटी हो गई, फिजिकल एंड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, उनके इक्वेशन बैलेंस करना, ये आना चाहिए। उसके बाद जो है केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब थोड़ा जरूर आना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल को 100% आपको पढ़ना ही है। एसिड, बेस और साल्ट, इसकी डिफिनेशन क्या है, जैसे ब्रस्ट एंड लोरी के अकॉर्डिंग और एनियस के अकॉर्डिंग, तो ये सब पढ़ के जाना है। मेटल, मिनरल एंड एलॉयस, एलॉयस जैसे पूछ दे कि बॉक्साइट जो है एक तरह से किस की और क्या है ना, ये सब एलॉयस, या पूछ दे कि जो है ब्रास किसकी एलॉयस है ना, तो ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉन मेटल के बारे में पढ़ के जाना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ना है आपको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कैप्टन 10 डीआरडीओ में भी पूछा गया था। और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल पूछ देता है कि इसका पीएच क्या होगा ना। डिस्कवरी ऑफ लॉ इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन सा लॉ बनाया गया है, किसने दिया, वो सब, उसके नाम, किस सन में दिया, किसके लिए दिया, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड एंड फार्मूला, फार्मूले याद आपको रखने हैं। जैसे पूछ दे कि पोटास जो है एलम का फार्मूला, इसमें क्या है, यूरिया का एलम जो है फार्मूला क्या है, इससे है ना। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट एलॉयस एंड देयर कंपोजिशन, एलॉयस के कंपोजिशन, जैसे गन मेटल की कंपोजिशन क्या है ना। और इसके अलावा जो है केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, सॉल्यूशन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, जो केमिस्ट्री में इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई है उसके बारे में। और जो है स्टेट ऑफ मैटर एंड इक्वेरियम, इक्वेरियम में जो है आपका आपका वहीं लासा तेलिया वगैरह का ये सब नियम थोड़ा पूछ सकता है। इसके अलावा जो है बायोलॉजी की बात करें तो सेल एंड बायोमोलिक्यूल, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जूलॉजी के बारे में, जो है जूलॉजी बॉटनी, ये तो एक वो स्पेसिफिक इसमें है नहीं, लेकिन जो है आपको सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बॉडी में आपको सब पढ़ के जाना है। उसके अलावा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ के जाना है। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में थोड़ा इसमें हिस्ट्री करके जाना है। इन्वेंशन एंड डिजीज, सॉरी डिस्कवरी, इन्वेंशन जो बायोलॉजी में जैसे पूछ दिया कि डीएनए की खोज किसने की, या डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, तो वो सब ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वहीं दोस्तों जैसे
पूछ लिया कि विटामिन ए का जो है केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, ये सब विटामिन वगैरह न्यूट्रिशन होते हैं, किस में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन। उसके अलावा जो है डिजीज़ के कॉज और डिजीज़ को कंट्रोल करने का सिस्टम, जैसे पूछ दिया कि जो है आपका एक बहुत ही निमोनिया जो है किस जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है ना, ऐसे क्वेश्चन। या पूछ दिया कि जो है आपका एनीमिया में किसकी कमी से एनीमिया वगैरह होता है ना। उसके अलावा पूछ सकता है जैसे ह्यूमन ब्लड से तो जरूर पूछेगा, जैसे ह्यूमन ब्लड की खोज किसने की है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना। उसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, और प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स, ह्यूमन में पाए जाने वाले हार्मोन्स, अभी जो है बहुत क्वेश्चन हार्मोन से भी आए थे, है ना। उसके बाद जो है इवोल्यूशन इन बायोलॉजी में जितनी भी इवोल्यूशन हो, जैसे श्वेत क्रांति हुई, ग्रीन क्रांति वगैरह जो भी हुई, वो सब आपको पढ़ने हैं। अब आ जाइए मैथ में जो है जो सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं वो दोस्तों प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे जो है क्वेश्चन होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। उसके बाद परसेंटेज जो मैंने रेड से मार्किंग की है, ये जो है नंबरिंग की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन मुझे इस बार जो है कैप्टन 10 DRDO में देखने को मिले हैं, और ऐसे क्वेश्चन सभी जगह पे जैसे IOCL, BPCL, HPCL में भी ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं मैथ से। तो मैथ में अगर देखें तो ट्रेन से संबंधित, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कैलेंडर, एवरेज, उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से, नंबर सिस्टम से, LCM SCF से, सिंप्लीफिकेशन से, उसके अलावा जो है बोट एंड स्टेमिना और धारा से, और मीन आउट सीरीज दे दिया कि 1 3 5 7 ऐसे का क्या है ना। उसके अलावा जो है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं, उससे, टाइम एंड वर्क से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसके अलावा जो है प्रॉब्लम ऑन एज, क्लॉक और एरिया। इसके अलावा जो है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे, उसके अलावा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सर्टेन, एलिजेशन और मिक्सचर, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो है एलजेब्रा और जियोमेट्री, ये जो है मेन है। इसके अलावा जो है मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट एक तरह से मैथ हैं। मैथ के ये चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। ये वो हैं दोस्तों जो आज तक में बहुत बार रिपीट हुए हैं। इन्हीं लेसन से, इन्हीं चैप्टर से ही अब तक के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो HPCL हो, IOCL हो, BPCL हो, या आपका NTPC हो, या जो है इसमें जो भी अभी है रिसेंटली, है ना। बाकी जो है रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके नंबर सिस्टम हो सकते हैं, और इसका जो है इसमें जो है बेसिकली ये लास्ट में हमने जो सब कुछ डिफाइन कर रखा है कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें किसी एक को जो डिफरेंट होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो है सिमिलरिटी डिफरेंस, जो है सिमिलर होंगे, चार में से 3 तो सिमिलर होंगे, एक नहीं होगा, तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन किस दिशा में है, कितनी दूरी पे है, ये पूछ सकता है। उसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ सकता है, और सेल जो है साइलोगिज्म यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर किस ऑर्डर में है, किस रैंकिंग में है ना, ऐसे क्वेश्चन। वेन डायग्राम से भी आ सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट से आ सकता है। अल्फ़ाबेट या वर्ड टेस्ट, अल्फ़ाबेट जैसे इंग्लिश के डिक्शनरी ऑर्डर में आपको रखना है, वो सब आ सकता है। मिसिंग नंबर आ सकते हैं, क्लॉक आ सकता है घड़ी से, कैलेंडर से आ सकता है, पजल से, जैसे डिवाइड को गुणा कहा जाए, गुणा को माइनस कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो है अरेंजमेंट और पैटर्न से, कि जो है इतने वर्ड दे दिया, फिर कह रहा है कि इसको उल्टा करो, फिर जो है उसके तीसरे स्थान पे कौन सा अंक होगा, ऐसे बताओ, ऐसा क्वेश्चन। उसके अलावा जो है डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, है ना दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब आ जाइए
टेक्निकल पे। तो बेसिकली मैंने केमिकल के लिए बनाया, तो केमिकल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं वो हैं दोस्तों, एक तो बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा, हीट ट्रांसफ़र पढ़ना पड़ेगा, मास ट्रांसफ़र पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी पड़ेगी, और इसके अलावा जो है न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके अलावा जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, और इसके अलावा जो है आपका इन्वायरमेंटल नहीं है, एक इसमें इन्वायरमेंटल का नहीं है, केमिकल रिएक्शन, सीआरई को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और एक ये मैंने जो डिफ़ाइन किया है, प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी। प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी बहुत ही मेन है पढ़ना, जिसमें बॉयलर हो गया, वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस हो गई, आरओ सिस्टम हो गया, ये सब आ सकता है ना। और इसके अलावा जो है प्लांट जो है प्रोसेस सेफ्टी का बहुत क्वेश्चन कम मिल सकता है, लेकिन प्रोसेस सेफ्टी से बहुत पूछेगा, तो प्रोसेस सेफ्टी में जैसे एमएसडीएस पूछ लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रोसेस सेफ्टी से ज़्यादा पूछेगा। फिर भी ये जो आपको दिख रही हैं सब, ये सारी चीज़ें एक तरह से देख लीजिएगा। प्रोसेस सेफ्टी में क्या क्या आती है, प्रोसेस सेफ्टी में जैसे एमएसडीएस से रिलेटेड, परमिट से रिलेटेड, नेफा कोड, ये सिंबल जैसे हो गए, पीपीज क्या होते हैं उसके टाइप पूछ सकता है, फायर, टाइप ऑफ फायर, पूल फायर, जेट फायर, फ्लैश फायर, बिलीव, है ना, या क्लास ए टाइप की फायर, बी सी डी ई जो भी है ना, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ लीजिएगा। 5 ईयर सिस्टम हो गया, कलर कोडिंग ऑफ पाइपलाइन हो गई, केमिस्ट्री ऑफ फायर जिसमें फ्लैश पॉइंट हुआ, फायर पॉइंट हुआ, इग्निशन टेम्परेचर हुआ, स्पॉन्टेनियस कंबसन हुआ, इसके बारे में। इसके बाद जो है फायर ट्रेंगल के बारे में, फायर टेट्राहेड्रन के बारे में, या फायर के कुछ टर्म जैसे स्टारवेशन हुआ, स्मूथरिंग हुई, कूलिंग हुई, बीटिंग मेथड हुआ, ये सब एक तरह से फायर फाइटिंग के कुछ मेथड हैं, तो इसके बारे में। और कुछ हजार कंट्रोल टेक्निक जैसे ओसा का फुल फॉर्म, पीएसएम हुआ, हेजोफ हुआ, जेएससी हुआ, आईएमएस हुआ, है ना, पीएचए हुआ, है ना, तो इसके कुछ फुल फॉर्म या इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेता है। अब आते हैं जो है, हमने जो है क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं मेमोरी बेस, उस पर आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 वार फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फॉट बिटवीन। कह रहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो उस समय दोस्तों 1971 में जो है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, हीराकुंड डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। हीराकुंड जो बांध है वो किस स्टेट में है। तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों उड़ीसा में है। और जो है हीराकुंड बांध जो है ये भी पूछता है किस रिवर पे है, तो रिवर का नाम है महानदी। और कितनी उसकी लंबाई है दोस्तों, तो वो दोस्तों 25.8 किलोमीटर है। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ना। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि ग्रैंड ट्रक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं, तो जीटी रोड किसने बनवाया। तो ये दोस्तों जीटी रोड जो है एक तरह से आपके शेरशाह सूरी जो है शेरशाह सूरी बनाए हैं। और ये जो है किस किस को जोड़ती है, तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन चारों को जोड़ती है। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, तो है दोस्तों मरकरी। इसके अलावा जो है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के एक तरह से स्वतंत्र भारत के जो है फर्स्ट एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब रीजनिंग की बात आई तो रीजनिंग में पूछ रहा है कि राजू वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड पॉइंट पी, ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि ट्रांसफर, he turned to his right again and walk 6 किलोमीटर, हाउ फार इज हैंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको जब बनाएंगे आप तो एक तरह से ये आपका बनेगा आपका ए सी को फाइंड आउट करना रहेगा ये। तो ए सी स्क्वायर बराबर आप जानते हो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे तो 5 इसका निकल के आएगा 5 किलोमीटर। ये कह रहा है कि सर्टेन कोड में क्लॉक को लिखा जा रहा है कि जो है कि COLC यानी कि ये उल्टा कर दे रहा है ना। तो उस तरह से पूछ रहा है कि आपका STEPS को कैसे लिखा जाएगा, तो लास्ट से पहले तक जा रहा है तो वो आप भी लास्ट से पहले तरफ ले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट सीरीज कौन आएगी, ACF के बाद क्या आएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों
1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि जो है किसके पाँचवें अंक के बाद ओ आएगा, तो दोस्तों हमारा होता है इजोटी, यानी कि इजोटी में आपका 5 10 15 20 25 ऐसे आएगा। तो पाँचवें पे हमारा आ रहा है 10वें नंबर पे आ रहा है जे, और जे का पाँचवा यानी 15वें स्थान पे आएगा ओ, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें कौन सी सीरीज गलत है। तो इसमें दोस्तों आप सीरीज को देखेंगे ध्यान से, तो 5 गुणे 10 यानी कि, और 5 का मल्टीपल 2 में किया तो 10 मिला, और फिर 10 का मल्टीपल 4 में मिला तो 40 मिला, फिर जो है 40 का मल्टीपल 2 में किया तो 80 मिली, और 80 का मल्टीपल 4 में किया तो 320 मिला। फिर यही सीक्वेंस चलना चाहिए, तो 320 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 640 आएगा, लेकिन ये 550 लिखा है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट सीरीज बढ़ना है, तो इसमें आप देखते जाइए कि जैसे F2 किया, फिर E2 किया, लास्ट से 2 करते हुए आ रहा है, तो ये जो है D2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हेलिक्स लेंथ, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कह रहा है कोई कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको मेल्ट करके फिर से जो है एक लेंथ का, उसके आधे लेंथ का एक न्यू रेजिस्टेंस, एक नया वायर बनाया गया, तो नया वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो R/4 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सैटेलाइट मूविंग अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ हैज़ द टोटल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है कह रहा है E0 है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो वो 2E0 हो जाएगी। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल फ्रॉम वेरियस रेडियो एक्टिव सोर्सेस है, तो बीटा पार्टिकल जो है रेडियो एक्टिव सोर्स के अपेक्षा क्या रखती हैं, तो ये दोस्तों सेम डिफ्लेशन रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है किस किस पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², यानी कि m और v पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस विल, यानी कि टेम्परेचर मेटल का बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो दोस्तों घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक रेड ड्यू टू, करेक्ट, जब सूर्य डूबता है और जब वो जो है उगता है तो उस समय वो लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, तो दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, तो वो दोस्तों डाइन है। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ मिरर, किस मिरर में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा जो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो दोस्तों कनकेव मिरर में मिलेगा। नेक्स्ट है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर was found to be 1440 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ इज 144 मीटर देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर बात करें तो ये दोस्तों होती है फ्रीक्वेंसी गुणे वेवलेंथ, और इसमें ऑलरेडी दे रखा है जो है आपकी एक तरह से इसमें जो है आपको पता क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपका हो जाएगा v/λ, यानी कि जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी, और जो है वेवलेंथ हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है 1440, और एक तरह से आपका लेमडा भी दे रखा है, वेवलेंथ दे ही रखा है 144, तो 1440 में 144 से भाग देंगे तो 10 आएगा जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है ए कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न हैज़ द इंडक्टेंस L, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ द सिमिलर कॉइल हैविंग 20 टर्न, तो ये जो है एक फार्मूला आता है कि ए फ्लैट कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न हैज़ द इंडक्शन ऑफ L, तो इस केस में जो है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n², यानी कि जितना भी टर्न होता है उसका स्क्वायर के, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो L2/L1 इक्वल टू N2 का स्क्वायर अपन N1 का स्क्वायर, तो इसमें दे रखा है N2 की वैल्यू दे रखी है 20 का स्क्वायर, और N1 की दे रखी है 5 का स्क्वायर, तो इसको देखेंगे तो 16, और यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो L2 इक्वल टू 16 L निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट लाइट विथ लॉन्गेस्ट
वेवलेंथ इज विजुअल स्पेक्ट्रम इज, यानी कि विजुअल स्पेक्ट्रम जो है उस तालिका में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस लाइट की है, तो उसकी दोस्तों रेड की है। रेड की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसी वजह से लाल रंग को हम जो है कहीं भी लगाते हैं, कहीं जो है हॉस्पिटल, कोई भी ऊंचे टावर वगैरह होते हैं, ताकि वो दूर से ही दिख जाए और कोई भी जहाज वगैरह उससे टकरा ना जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन थ्रो अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द स्टोन विल रीच, यानी हाइट पूछ रहा है, यानी कि यस की वैल्यू यहाँ पे निकालना है आपको। तो इसमें जो है दोनों फार्मूले हम जानते हैं कि हमारे दो गतिविषय के नियम जो है ये हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक और होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यस हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब यस की वैल्यू निकालेंगे तो यस के लिए हमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, तो टी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो टी की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से जो है v की वैल्यू 0 हो जाएगी और u की वैल्यू 60 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, माइनस 10 गुणे टी को मान लिया t, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जो है एक तरह से 6 सेकेंड आएगा, 6 सेकेंड आएगा। बस वही इस पे यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर रख दीजिए वैल्यू, तो 6 गुणे 60 गुणे 6 प्लस हाफ माइनस 10 गुणे 6 गुणे 6 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 180 मीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहे द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इज, तो ये दोस्तों 11.3 डिग्री होता है। नेक्स्ट द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी व्हेन इट्स प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड, कह रहा है कि जब कोई वस्तु पानी के नीचे जाती है तो उसको उसको ऊपर उठाने का एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, तो वो दोस्तों बायोन्सी फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल उसे कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू वर्क इन 12 डे, बी एंड सी 15 डे, सी एंड ए 20 डे, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर देन दे कैन कंप्लीट द वर्क हाउ मेनी डे। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे। तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपन टाइम, तो टोटल वर्क 60, इसको ये लॉन्ग है थोड़ा फार्मूला इसको रखना पड़ेगा, तो 60 अपन 6 आएगा इसका, तो 10 आ जाएगा इसका, 10 दिन में होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि if rate of sugar increase by 25%, then family has to reduce consumption by what percent to keep the expenditure same। कह रहा है कि कोई फैमिली है तो वो क्या कर रही है कि सर्वाइव जितने पे कर रही है, तो अचानक क्या होता है कि शुगर जो चीनी जो है 25% बढ़ जाती है, तो उस परिवार को ऐसा कितना परसेंट जो है कंजप्शन रखना है यानी खर्च करना है, ताकि उतने ही पैसे में वो जो है वो पूरा जो है खपत कर ले, उतने ही पैसे में जो है वो अपना काम चला सके, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें कह रहा है, इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें मान लेंगे कि चीनी की शुरुआती कीमत क्या है 100 रुपये, 100 रुपये में 1 केजी मिल रही है, तो शुरुआती खपत क्या है 100 केजी भी है और 100 रुपये में भी है, तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, तो 100 रुपये गुणे 100 कर देंगे तो 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि नई खपत कितना कर रहा है 25% बढ़ा दिया है ना, तो 10,000 में 125 का वो कर दीजिए परसेंट बढ़ गया हमारा, तो इसको काटेंगे तो 80 आएगा। अब खर्च में कमी कितना हो जाएगी, तो माना था हमने 100, अब इसको यहाँ से आ गया हमारा 80, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 360, 513 एंड 324 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो इसमें जो है कुछ नहीं है दोस्तों, जो है बड़ी संख्या से सबको घटाते जाइए, जो वैल्यू मिले उसको एम जो है महत्तम समापवर्तन एम हमेशा निकाल लीजिए, तो ये 7 तरीके की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी बहुत ईजी है कि द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 12 ईयर, यानी कि 4 भाइयों की औसत आयु का योग कितना है 12 है ना। फिर कह रहा है इफ़
इफ़ द एज ऑफ देयर मदर इज इंक्लूडेड इन देयर एज देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 5 ईयर। तो कह रहा है कि अगर जो है मम्मी का उनके माता का अगर एज का योग वो कर दिया जाए तो उसका जो एवरेज जो है 5 ईयर बढ़ जाती है। तो फाइंड द एज ऑफ उनके मदर का एज निकालना है आपको। तो वही है, 4 भाइयों का निकालेंगे तो 12 × 4 यानी 48 वर्ष, और 4 भाइयों और माता यानी कि 17 उनका निकाले तो 17 आता है, यानी कि 17 × 5 कर देंगे तो यह आ जाएगा 85। 85 में से 48 घटा देंगे तो 37 ईयर आ जाएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ए मैन रॉ अ बोट एट 13 किलोमीटर पर हावर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 26 किलोमीटर पर हावर विथ द स्ट्रीम। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो धारा के विपरीत 13 किलोमीटर पर हावर की गति से नाव चला रहा है और धारा के गति में जो है 26 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से नाव चला रहा है ना। तो उस नाव की गति पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ धारा की गति क्या होगी। धारा की गति पूछ लिया है तो इक्वेशन दोनों की मान लेंगे। x+y = 26 ये धारा के दिशा में और x-y ये जो है धारा के विपरीत में है ना। दोनों को यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और पहले इक्वेशन में रख दीजिए तो 6.5 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। नेक्स्ट करें, और ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर इन व्हाट टाइम विल द पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है और वो 18 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में जो है एक तरह से पार करेगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटा जो है गति। तो ट्रेन की लंबाई दे रखा है, ट्रेन की गति निकालना है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर/हावर में है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मीटर/सेकंड में करना है। तो इसमें इसके लिए 15/18 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 5 मीटर/सेकंड आ जाएगा, है ना। 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर/सेकंड आ जाएगा। तो यही बस फार्मूले पर रख लीजिए, दूरी अपन गति। तो दूरी कितनी है, 100 है, गति क्या है 5 है, तो ये 20 सेकंड निकल के समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब इज। तो इसमें क्या कर रहा है, हमें हाइट निकालना है, एच की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम कोन की का जो फार्मूला होता है पाई r² h/3 होता है। तो इसके बराबर दे रखा है 500 मीटर क्यूब। अब r² की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सॉरी 30 मीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, r² की वैल्यू कितना दे रखा है 30 रखा है। बस फार्मूले पर रख के इधर से उधर करके निकाल लीजिए एच की वैल्यू, तो 50 मीटर आएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 7 ईयर एगो रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन वॉज 4:1। 7 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द देयर एज विल बी 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। ये बहुत सिंपल कह रहा है कि 7 साल पहले जो है पुत्र और पिता की जो आयु का अनुपात था 4:1 था। अब 7 साल बाद जो है उनका क्या है 2:1 है। तो प्रेजेंट टाइम में उनके एज का अनुपात क्या है, तो 5:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 टेबल एंड 3 चेयर टुगेदर कॉस्ट 2000 where 3 table and 2 chair together cost 2500। what will be the total cost 1 table and 5 chair। ये जो है वही जो है आपका बहुत ही इजी है। 2 टेबल और 3 चेयर की मूल्य 2000 है, 3 टेबल और 2 चेयर की मूल्य जो है 2500 रुपये है। तो 1 टेबल और 5 चेयर की मूल्य निकालना है, तो टेबल का किसी एक का निकाल दीजिए पहले और उसमें निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1700 आएगा। नेक्स्ट है, बाय सेलिंग इन आर्टिकल 336 अ मैन गेन 36 इन हाउ मेनी रुपीज शुड बी सेल द आर्टिकल टू गेट 15% ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है तो जब आर्टिकल को बेचता है 336 रुपये में, तो वो जो है लाभ पाता है 36 रुपये का। तो कह रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए वो वस्तु को कितने रुपए में बेचे। तो इसका फार्मूला होता है CP=SP माइनस गेन। फिर जो है SP यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है परसेंटेज में, तो उसका फार्मूला हो जाएगा CP × 100 + गेन अपन
का 100 है ना। तो Cp की वैल्यू निकालेंगे तो 300 आ गई, और फिर वहीं उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 345 निकल के आएगा। 300 गुणे 15/100 करेंगे तो 345 का आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है 345 यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS जो है 6,000 फॉर 3 ईयर एट 8%, फर्स्ट ईयर 10% एंड सेकेंड ईयर 12% फॉर द थर्ड ईयर, है ना। तो ये थोड़ा सा टफ कॉम्प्लिकेट तो नहीं है फार्मूले पहले कि, बहुत टाइम लेगा दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, वैसे फार्मूले पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तीनों स्टेप में निकालना पड़ेगा इसको क्रम बाय क्रम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1983 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द लिस्ट नंबर एडेड टू 8961 द मेन द एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 84। कह रहे कि 84 से डिवाइड करना है हमें 8961 को, तो कौन सी कितना हम और जोड़ दें ताकि वो पूरी की पूरी डिवाइड कर दे, मतलब कट हो जाए, मतलब पूरी डिवीज़न हो जाए। तो बस सबसे पहले आप भाग दे दीजिए 84 से इस वैल्यू में, तो आप देखेंगे 57 शेष है, तो 57 शेष तो कटेगा नहीं, तो उसमें हम 27 अगर जोड़ दें तो ये 84 हो जाएगा। तो 84 एकम 84 में पूरा कट जाएगा, तो ये 27 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, in what time a sum of 4,000 will yield the simple interest of Rs 1200 at 12% annum। इसमें बस टाइम पूछा है, तो आप जानते हो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो टाइम की वैल्यू पूछा है तो टी को वैसे ही रखी रहिए, ये सारे वैल्यू निकाल दीजिए तो 2.5 इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी। नेक्स्ट है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया इज 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स लेंथ एंड पर मीटर। कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दे रखा है 25 और 15, ठीक है। अब कह रहा है कि लेंथ और पर मीटर का आपको अनुपात पूछा है, तो परिधि बराबर होता है किसी भी रेक्टेंगल का 2 गुणे जो है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है 15 और 25, तो ये 2 गुणे 40 हो जाएगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर। परिधि कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पर मीटर, लेंथ और पर मीटर की रेशियो। तो लेंथ की ऑलरेडी दे रखा है कितना दोस्तों? 25, और पर मीटर आ गई 80। तो 25/80 को काटेंगे तो 5/16, यानी कि 5:16 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल आर्टिकल फॉर द 329 द डीलर लॉस्ट 6%, व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ईजी है, कह रहा है कि कोई वस्तु को बेचने पे 329 रुपये में डीलर को 6% का नुकसान हो रहा है, तो वस्तु की जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो ऐसे लागत मूल्य बराबर हमारा होता है SP गुणे 100/100 माइनस हानि परसेंट। तो इसको सॉल्व कर दीजिए बस फार्मूले पर रख के, तो 329 गुणे 100 माइनस हानि करेंगे तो 100 माइनस हानि कितनी है? 6, यानी कि 94 हो गया, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 350 रुपये आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड। कह रहा है कि उनके मास नंबर तो सेम हो, है ना, लेकिन जो है उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपोजिशन वाले जो है एटॉमिक ऐसे कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे को हम कहते हैं दोस्तों आइसोबार। आइसोबार में जो है मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे आर्गन लिया हूँ, पोटेशियम लिया हूँ, कैल्शियम लिया हूँ, तो इसमें 40-40-40, यानी कि ऊपर का हमारा ए जिसे शो कर रहे हैं ये मास नंबर है वो सेम है, बाकी जो है नीचे डिफरेंट है, तो ये हमारा आइसोबार है। इसी का अपोजिट आइसोटोप्स होता है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। यानी कि जो है H2SO4 को अगर हम एक तरह से डाइल्यूट H2SO4 जो है उससे डिप्लेस करने पे हमारा किस मेटल से डिप्लेस कराने पे जो है H2 गैस नहीं मिलेगी, तो है दोस्तों कॉपर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट कार्बन एटम इज ग्रेटेस्ट इन। यानी कि इनमें जो है डिस्टेंस इसमें किस ये जो कार्बन के एक तरह से कार्बन एटम है सब में, चाहे एथिलीन है, बेंजीन है, एथेन है, ब्यूटेन है, तो इसमें कह रहा है कि
कार्बन एटम की जो है डिस्टेंस है किसमें जो है सबसे ज़्यादा है, तो इथाइन की डिस्टेंस देखेंगे कार्बन कार्बन में तो वो 120 ppm निकलेगी, बेंजीन की 138 होगी, इथेन की 154 होगी, इथेन की 153 होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है डिस्टेंस दोनों कार्बनों के बीच में, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इथेन के 154 ppm में। ओजोन का फार्मूला पूछा है तो ओजोन का फार्मूला O3 होता है। वैलेंसी करा, द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। और वैलेंसी में आपका ये जो नोबल गैस किस ग्रुप में है, तो 18वें ग्रुप में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलरलेस पॉइजनस गैस विच डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्लमिंग ऑफ कोल, यानी कि कोल को जलाने पे कौन सी जो है कलरलेस और पॉइजनस गैस निकलती है, तो वो दोस्तों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही अंगीठी पे जब जलता है ठंडियों में तो बहुत लोग मर जाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों क्या करती है कि हमारे ब्लड में जो है होमोग्लोबिन से रिएक्शन करके डीऑक्सी होमोग्लोबिन बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और व्यक्ति मर जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया, एनीमिया जो है किस चीज़ की कमी से होता है, तो एनीमिया दोस्तों आयरन की कमी से होता है। और आयरन की कमी से के कारण जो है, आयरन जो एक तरह से वही होमोग्लोबिन हुआ, तो वो जो है ये जो एक तरह से एनीमिया को के पेशेंट में जो है आरबीसी जो होता है, आरबीसी काउंट करते हैं हम, रेड ब्लड सेल, तो उसकी वैल्यू एकदम गिरती चली जाती है ना। तो आरबीसी जब लो हो जाती है तो आरबीसी जो है मेन काम करती है उसका ऑक्सीजन कैरिंग का, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से पूरी बॉडी में पहुंचाना है ना, ये काम है आरबीसी का। तो जब वही नहीं पहुंच पाएगा ऑक्सीजन तो व्यक्ति मर जाता है। तो एनीमिया के पेशेंट में जो है आयरन की कमी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर। कोवैलेंसी दोस्तों क्या होता है, जो कोवैलेंसी होता है, एक तो वैलेंसी होती है आउटर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो डायरेक्ट वैलेंसी में आ जाएगा, लेकिन कोवैलेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम यूज वाइल पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जब कोवैलेंट बॉन्ड कोई भी कंपाउंड बनाता है या कोई भी एटम जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उस समय उसके पास जो एक तरह से एटम होता है उसके पास आउटर जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो वही हमारा होता है कोवैलेंसी। कह सकते हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो होता है यूज होता है उसे हम एक तरह से कोवैलेंसी कह सकते हैं। तो सल्फर की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 6। कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा है। नाइट्रोजन इन वाटर इज कॉमनली फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन जो है पानी में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये नाइट्रेट नाइट्रोजन के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे पहले यही है एरर वाला फाइंड आउट करना, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है एक तरह से बी वाला जो है गलत है। कर है द पेयर ऑफ डायमंड जो है अर्निंग विच यू बॉट मी यस्टरडे आर एक्सपेंसिव, आर की जगह वॉज एक्सपेंसिव हो जाएगा, वर्ब की थोड़ी सी वो, क्योंकि यस्टरडे कल बीत गया तो इसके हिसाब से जो है मुझे लग रहा है कि गलत है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें भी आपको वही छांटना है एरर वाला, तो इसमें एरर जो है आपका एक तरह से बी वाला है, बी ऑप्शन इसमें गलत है ना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इंडिया ऑफिशियली पोलियो फ्री इन 2012 आफ्टर सेम 2.3 मिलियन मेडिकल स्टाफ, ये जो है गलत है बी वाला, बाकी सही है। नेक्स्ट है इसमें भी आपको वही एरर वाला है, तो इसमें जो है एन एग्जाम्पल टू इवेंट टू रिच नेशंस, ये जो है नेशंस रिच नेशंस ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है हमारा 54वां क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि इसमें देयर इज अ सम मिल्क, इसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक, इसमें खाली जगह भरना है, तो इसमें इन ऑन टू फॉर्म इसमें क्या आएगा, तो देयर इज अ सम मिल्क इन द फ्रिज, यानी कि फ्रिज में सम मिल्क है, कुछ दूध है ना। नेक्स्ट है सी ड्रा द पिक्चर विथ अ
जो क्रेयॉन, ये विथ आ जाएगा। नेक्स्ट सी इज लुकिंग, तो ये दोस्तों फॉरवर्ड, सी इज लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग के बाद फॉरवर्ड आता है, लुकिंग फॉरवर्ड है ना, तो सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग पेरिस है ना। नेक्स्ट है प्रोफेसर राम इज एन ओल्ड बैरो हेयर्ड मैन विथ बियर्ड है ना, एक उनका बाल जो है ब्राउन हेयर है उनके पास और जो है दाढ़ी भी है ना, तो ये विथ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द वर्ब फ्रॉम सॉन्ग इज, यानी कि वर्ब फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म सॉन्ग का, तो ये हो जाएगा सिंग। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ करेज, करेज का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो ये दोस्तों करेजियस हो जाएगा। ये जो है पैसेज वाला है तो इसको छोड़िए, और पैसेज पढ़ के तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका टेक्निकल है, तो टेक्निकल में वो लोग वीडियो को देख सकते हैं जो सिविल से हैं, मैकेनिकल के हैं और केमिकल के हैं, ये तीन लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। बाकी इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ना देखें तो सही है, क्योंकि उनसे संबंधित कुछ नहीं है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं ये बेसिकली जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से ही किए हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन, वेन फ्लो पैटर्न चेंज विथ टाइम बट रिमेन कांस्टेंट विथ स्पेस द फ्लो इज कॉल्ड, तो उसे अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि वेन फ्लो पैरामीटर चेंज विथ टाइम, समय के अनुसार क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो यानी कि उसे स्टेडी ना करके अनस्टेडी कह सकते हैं। लेकिन कह रहा है वो जो है स्पेस के अकॉर्डिंग क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, वो जो है एक उनके कण एक दूसरे को फॉलो अप कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसे यूनिफॉर्म फ्लो कह देंगे। नेक्स्ट है और सबमर्सिबल पंप में भी, सबमर्सिबल पंप क्या हो सकता है, तो सबमर्सिबल पंप जो है आपका मल्टी स्टेज पंप होता है। नेक्स्ट है और हाई मॉइस्चर गेन शुड बी केप्ट इन, यानी कि हाई मॉइस्चर जो अनाज होते हैं वो किस एक तरह से वो किस स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं, तो एरिएटेड स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ये बस वैसे क्वेश्चन है जिनको आने के चांस तो नहीं है, लेकिन इनके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको भी इंक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज स्ट्रक्चर बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है स्टोरेज किस टाइप की बनाती है, तो CAP स्टोरेज टाइप की बनाती है। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। LSU ड्रायर को किसने डेवलप किया, तो ये दोस्तों लंदन स्टेट यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया। नेक्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम इज फ्लोटेड बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर, तो वेरिएबल डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट मैक्सिमम रिकमेंडेड एयर टेम्परेचर फॉर ड्राइंग ऑफ व्हीट, अगर गेहूं को सुखाना है तो उस समय टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, तो 60 डिग्री। नेक्स्ट डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ पोटैटो, पोटैटो के लिए सेफ स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, तो 8 डिग्री होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ फ्लो, तो टाइप ऑफ फ्लो में आपका स्टेडी फ्लो पढ़े होंगे, लेमिनार पढ़े होंगे, कंप्रेसिबल फ्लो कंप्रेसिबल फ्लो पढ़े होंगे, लेकिन डायरेक्ट फ्लो ये नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट इन कोल्ड स्टोरेज द स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है कोल्ड स्टोरेज में, तो -1 से 10 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट हुलर्स, हुलर्स क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों हस्क, पैडी से हस्क रिमूव करने के लिए हुलर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, तो इसमें से कोई नहीं, वो TR होती है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि इसमें नॉन ऑफ दी जाएगा। नेक्स्ट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हमारा होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नॉन ऑफ एबो हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ साइट आल्सो नोन एज, तो उसे माइनस साइट भी कहते हैं। नेक्स्ट रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट टू हाइट आर डेप्थ एबव आर बिलो, तो ये बोथ A and B आ जाएगा। तो कह रहा है हाइग्रोफिलिक सॉइल, हाइग्रोफिलिक सॉइल ये क्या है, तो हाइग्रोफिलिक सॉइल वो सॉइल होती हैं जो वाटर को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, है ना। फ्रॉड नंबर क्या होता है दोस्तों, तो फ्रॉड नंबर आपका जो फार्मूला है वो जो है आपका नीचे जो है ग्रेविटी फोर्स होता है आपका, यानी कि फ्रॉड जो है फ्रॉड नंबर का जो है आपका इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर A सही है ना, क्योंकि नीचे ग्रेविटी आ रही है। बाकी फ्रॉग का मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है। नेक्स्ट
आरसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो इसमें है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ द एबो हो जाएगा। नेक्स्ट इसे छोड़कर लेमिनार फ्लो इज एसोसिएटेड टू, तो लेमिनार फ्लो किस किस में है, तो लो फ्लो वेलोसिटी में भी है, मूविंग ऑफ फ्लूइड विदाउट लेटरल मिक्सिंग में भी है, एब्सेंस ऑफ एडिज, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट और यूनिफॉर्म फ्लो जनरली अकर इन, तो ये सभी में यूनिफॉर्म फ्लो सब में अकर होता है। नेक्स्ट द मैनिंग और रफनेस डिक्रीज विद, तो जो रफनेस जो है एन है वो कम होती है किसके साथ, तो बी और सी, यानी कि इंक्रीज विथ फ्लो डेप्थ, और सी यानी कि डिक्रीज इन टर्बुलेंस। नेक्स्ट है एट द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन द वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू, तो दोस्तों हाफ ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ की आधा होती है। डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो एम एल इनवर्स टी पे -1 है ना। बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल फॉर, तो बोथ ए एंड बी, फ्रिक्शनलेस स्टेडी फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो दोनों के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रोपिजरल वायर जो होता है वहाँ पे जो साइड स्लोप होता है कितना होता है, तो 10θ/2 = 1/4 होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल हेड लॉस इन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये दोस्तों डायमीटर ऑफ पाइप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट करंट मीटर आर यूज टू डिटरमाइन, तो ये जो वेलोसिटी फ्लो की वेलोसिटी मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है सीपेज फोर्स ऑलवेज एक्ट इन, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में सीपेज फोर्स जो है एक्ट करते हैं। नेक्स्ट द हाइट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, तो उसे स्पेसिफिक वेट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सप्रेस पॉइज इक्वल टू, तो वही सिंपली कह रहा है एक पॉइज इक्वल टू कितना होता है, तो एक पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर मीटर जो है स्क्वायर होता है। नेक्स्ट द फ्लो इज साइड टू बी टर्बुलेंस इफ रेनॉल्ड नंबर इज, तो टर्बुलेंस के लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो 5000 होगी तभी उसे कहेंगे। नेक्स्ट बर्नौली इक्वेशन रिलेटेड टू, तो ये एनर्जी बैलेंस से रिलेट करती है। अरे रेशियो ऑफ बायोंट फोर्स टू द विस्कस फोर्स, बायोंट फोर्स टू द विस्कस फोर्स को आपको क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों आपका रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। नेक्स्ट फ्रिक्शन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर पार्टिकुलरली इन, तो फ्रिक्शन फैक्टर किसके लिए होता है, तो लैमिनार फ्लो के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर इज यूज मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप व्हेन पाइप इज, तो वेंचुरीमीटर में पाइप की लोकेशन कोई भी हो उसकी पोजीशन एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। नेक्स्ट अंडर ओपन फ्लो कंडीशन द हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म व्हेन फ्लूइड नंबर इज, तो मोर देन 1, मोर देन के एक से ज़्यादा होगी तब। एट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, ये किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ फ्लूइड विच पासेस सम विस्कोसिटी नोन एज, तो उसे रियल फ्लूइड वो फ्लूइड हैं जिनके पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट है ए लार्ज रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट, तो रेनॉल्ड नंबर की अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि फ्लो जो है हाईली टर्बुलेंस है। नेक्स्ट है द फ्लो इन ओपन चैनल में बी कैटेगराइज एज अ लैमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर, तो एक जो है 2100 यानी कि 2000 से अगर कम है तो आप कह सकते हो कि वो दोस्तों लैमिनार है ना। 1 स्ट्रोक इजकल टू 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है इसमें ये पेंडिंग है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेशर एट पॉइंट एच मीटर बिलो द टॉप ऑफ सरफेस लिक्विड द स्पेसिफिक वेट दे रखा है डब्ल्यू, तो इसमें क्या है, तो हम जानते हैं P = ρg प्लस PW होगा, तो इस अकॉर्डिंग जो है H जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसलिए नन आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ पंप वेलोसिटी ऑफ ट्यूबवेल इज क्रिटिकल, तो ये दोस्तों जेट पंप के लिए ऐसा है। करेक्ट द पैरामीटर विच इज लिस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ पंप, जब हम पंप का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत कम जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये दोस्तों आप पे मैंने छोड़ा है
कि इसमें क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन बस समझ लीजिए कि द पैरामीटर विच इज लिस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ पंप, यानी कि जब पंप का सिलेक्शन करते हैं तो कौन सा पैरामीटर बहुत कम इम्पोर्टेंट है, क्या वो डिस्चार्ज है, क्या वो हेड है, क्या वो हार्स पावर है, या क्या वो क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो मुझे आपसे जानना है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो थोड़ा एक तरह से सभी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि चारों मेरे लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप टू डिटरमाइन ब्रेक हॉर्स पावर इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर आपको हॉर्स पावर निकालना है तो उस केस में क्या फार्मूला रहेगा, तो दोस्तों वाटर हॉर्स पावर अपन पंप एफिशिएंसी, ये इसका फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट वाटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम डेप्थ बियॉन्ड 45 मीटर बाय। तो किस पंप का उपयोग करके हम वाटर को 45 मीटर तक उठा सकते हैं, तो इसमें जो है सबमर्सिबल पंप सही है। नेक्स्ट है द हैंड पंप यूज इन हाउस इज अ टाइप ऑफ। जो हैंड पंप जो हम यूज करते हैं घरों में वो किस टाइप का पंप है, तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली द सक्शन हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड नॉट एक्सीड, तो 8 मीटर। कह रहे प्रैक्टिकली जो है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो सक्शन हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो 8 मीटर से जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नोजल एंड वेंचुरी आर कंपोनेंट ऑफ, तो नोजल और वेंचुरी जो है जेट पंप का एक तरह से कंपोनेंट है। नेक्स्ट इफ़ अ चेन इज टू लॉन्ग द मेजर डिस्टेंस विल लेस देन द एक्चुअल देन द करेक्शन विल बी, तो ये नेगेटिव ओनली, इसका कुछ है नहीं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप आर फाउंड इन अ बेस्ट सुटेबल। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है बेस्ट सुटेबल होते हैं किसके लिए, तो लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए, है ना। नेक्स्ट है हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली। तो जो हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं ये मल्टी स्टेज के भी होते हैं और वो डीप वेल में भी यूज होते हैं, तो ये ए एंड बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर थ्रो, तो ये आई ऑफ द इम्पेलर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड इंटर होता है कहाँ से होता है, आई ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर के आई से, आँख से, है ना। एक्सेल फ्लो पंप डिलीवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट, तो ये दोस्तों लो हेड का है। एक्सेल पंप जो है एक तरह से क्वांटिटी उसकी ज़्यादा रहेगी और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो जो है और उसका हेड कम रहेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि एक्सेल फ्लो पंप का फ्लो तो ज़्यादा रहेगा लेकिन उसका हेड कम रहेगा, है ना। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पेलर यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विथ मड, यानी कि मड है, कीचड़ है, तो कीचड़ को ट्रांसपोर्ट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करेंगे, तो ये दोस्तों ओपन इम्पेलर टाइप का, ओपन इम्पेलर टाइप का जो बोथ साइड से हो, है ना। क्विक सैंड किस टाइप का जो है, क्विक सैंड इज अ स्टेट ऑफ, यानी कि क्विक सैंड क्या है, तो ये दोस्तों एक तरह से फ्लो के कंडीशन में हो सकता है ना। फीलिंग वाटर बिफोर इट्स ऑपरेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करने से पहले जब उसमें हम पानी भरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्राइमिंग ऑफ पंप, पंप की प्राइमिंग करना, है ना। प्रोपेलर पंप आर यूज फॉर, तो प्रोपेलर पंप जो होते हैं लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है इफ पंप वाइब्रेट द पॉसिबल रीजन में भी, यदि पंप वाइब्रेट कर रहा है तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, तो मिसअलाइनमेंट हो सकता है, बेयरिंग फेलियर हो सकती है, पुअर सक्शन कंडीशन हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दिस एबव सही है। नेक्स्ट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द नंबर ऑफ वेन्स जो है मेड इन इम्पेलर वेरी फ्रॉम, तो इसमें 2 और 8 के बीच में वेरी कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने बी यानी 5 और 10 के बीच में लगा रखा है, इसको रीचेक कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हेंडरसन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन, तो ये दोस्तों हेंडरसन इक्वेशन जो है वो पीएच डिटर्मिनेशन करता है किसी भी बफर फ्लूइड का, है ना, तो इसलिए इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है द वर्टिकल लेंथ एट विच लिक्विड कैन कैन बी राइज बाय द पंप एबव सेंटर लाइन ऑफ द पंप इज कॉल्ड, तो उसे डिस्चार्ज हेड कहते हैं, बस डिस्चार्ज हेड का सिंपल डिफिनेशन है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय स्क्रीनिंग स्टोन ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम ग्रेन का सेपरेशन करते हैं स्टोन से अलग करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं, तो साइज पे, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट
टाइप ऑफ इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है किस टाइप, इसमें कौन सा टाइप नहीं है इम्पेलर का। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो ओपन इम्पेलर, क्लोज इम्पेलर या सेमी ओपन इम्पेलर होते हैं, और हाई स्पीड इम्पेलर कुछ होता नहीं, इसलिए ये नेक्स्ट नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ। तो ये दोस्तों टेम्परेचर है ना, इसका आंसर जो है डिस्चार्ज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ, तो ये टेम्परेचर के होगा। नेक्स्ट मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज, तो ये सेमी सर्कुलर वाला है। नेक्स्ट अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि पृथ्वी का शेप हुआ, साइज हुआ, वेट हुआ, ये सब किस चीज़ के अकॉर्डिंग, किस साइंस के अंतर्गत होते हैं, तो ये दोस्तों जियोडेक्टिव सर्वे के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट 25% एंड ड्राई वेट बेसिस, तो मॉइस्चर कंटेंट बाई जो है सॉरी वेट बेसिस में 20% है, तो ड्राई बेसिस में कितना होगा, तो ये 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका छोड़िए, अभी पेंडिंग है, इसको मैंने किया नहीं है आपका। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ ग्राइंडर, इसमें से कौन ऐसा एक ग्राइंडर का टाइप नहीं है, तो अल्ट्रेशन, हैमर मिल, बर मिल, ये सब हैं, लेकिन सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मिल एक तरह से ग्राइंडर नहीं है। नेक्स्ट है आपका इसका भी नहीं क्लियर हो पाया कि द कमर्शियल रोटरी ड्रायर लेंथ ऑफ ड्रम, यानी कि जो रोटरी ड्रायर होता है उसमें जो है ड्रम की लेंथ कितना होता है, तो 3 और 6 के मीटर के बीच में होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैमर मिल, हैमर मिल का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, तो स्क्रीन यानी कि जो छलनी है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। तो इस तरह से हमने जो है पूरा टेक्निकल भी कवर किया, नॉन टेक्निकल भी कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।